स्व स्व स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि अभी हमने इसके पिछले पार्ट में प्रोटीन फ़ोल्डिंग को कवर किया है, वो अभी ये आपने देख लिया होगा। तो उसमें मैंने ये बोला है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँगा जो एग्ज़ैक्ट उसी टॉपिक से आए हुए हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? ये एक क्वेश्चन है जो कि सीएसआईआर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है ये 2019 का क्वेश्चन है। दिसंबर वाले एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा जो कि 15 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि दिसंबर में 2 एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, 1 दिसंबर में और एक मतलब सॉरी दिसंबर में तो कंडक्ट हुए ही थे, एक एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर को हुआ था और एक एग्ज़ाम जो था वो आपका 27 दिसंबर को हुआ था। तो आप 15 दिसंबर वाले पेपर को जब आप डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये पेपर जो होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी स्टोरी वही बताई गई है, डिट्टो क्वेश्चन वही पूछा गया है। कैसे आपको ट्रेस करना है मैं वो भी यहाँ पे बताऊँगा, बहुत ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है इन ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स बैक्टीरिया सिंथेसाइज़ ग्रुप ऑफ प्रोटीन जिसको हम स्ट्रेस प्रोटीन कहते हैं, उन सभी का यहाँ पे नाम दे दिया गया। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको तुरंत आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि अरे! ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने अच्छे से पढ़ाई किया है, तो आपको इस क्वेश्चन पे टाइम देना है। इसके बाद डना के जो है वो एटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है व्हिच अटैचेस टू द न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड इन कॉन्जुगेशन विद डनाजे, ये भी हम जान गए थे। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है इस पूरे प्रोसेस में? सिंपल सी स्टोरी, आपको यही जानना है। तो अगर आप इसमें ऑप्शंस को पढ़ेंगे, तो मान लेते हैं कि आपने सारे ऑप्शंस को पढ़ा, तो जैसे कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया है एटीपी हाइड्रोलाइसिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द डनाजे, राइट? यही तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं। तो आपको ये पता होगा कि हमने इस पूरे प्रोसेस को पढ़ा, लेकिन कहीं पर हमने फॉस्फोराइलेशन को तो पढ़ा ही नहीं था, राइट? तो जब हमने कहीं पर फॉस्फोराइलेशन को पढ़ा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इसको आप कट कर देंगे। एटीपी हाइड्रोलाइसिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फो मतलब किसी जगह पे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन की स्टोरी आई थी, अगर आप इस पिक्चर को वापस से रिकॉल करें, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी फॉस्फोराइलेशन की स्टोरी नहीं थी। अब यहाँ पर क्या है, डना-जे इज़ द एक्सचेंज फैक्टर दैट रिप्लेस एडीपी विथ एटीपी इन डना-के। तो ऐसा तो नहीं था क्योंकि डना-के जो था उसके पास तो ऑलरेडी एटीपी थी, तो उसको रिप्लेस थोड़े कर रहा था। इसके अलावा द एफिनिटी ऑफ डना-के टू द पॉलीपेप्टाइड इंक्रीजेस अपॉन हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एटीपी टू एडीपी। तो जैसे ही वो एडीपी के फॉर्म में आया था, तो उसकी एफिनिटी जो थी वो बढ़ रही थी, राइट? तो अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ना, डना जे स्टिमुलेट एटीपी हाइड्रोलाइसिस बाय डना के, और जैसे ही ये आया, तो उसकी बाइंड टाइटली टू द अनफोल्डेड प्रोटीन, यानी कि उनकी जो हुई वो एफिशिएंसी जो है, वो अब क्या हुई है, वो इंक्रीज़ हो गई है, राइट? तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और डना जे जो था वो कोई एक्सचेंज फैक्टर नहीं था। डना जे बाइंड टू अनफोल्डेड प्रोटीन देन टू डना के। डना जे स्टिमुलेट एटीपी हाइड्रोलाइसिस कर रहा था, लेकिन वो कोई एक्सचेंज फैक्टर नहीं था, राइट? एक्सचेंज फैक्टर तो अगर आप यहाँ पे अगर आप देखना चाहें, तो एक्सचेंज फैक्टर की बात यहाँ पे की गई थी। इन बैक्टीरिया न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जीआरपीई होता है, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी हो जाती हैं, जिससे ये सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो जो इस क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला आंसर हो जाएगा, द एफिनिटी ऑफ डना-के टू द पॉलीपेप्टाइड इंक्रीज़ होता है जब वो एटीपी से एडीपी बाउंड कंडीशन में आएगा, राइट? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन्स को समझ लेते हैं, ठीक है? तो समझ में आ रही है ना कि हम कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कहाँ से आपको पढ़ना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका मेन बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप जब और क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो हमने एक फिगर बताया था आपको, याद आया लेलिंजर का ये फिगर? ये देख सकते हैं आप। ठीक है? ये देखिए, यही डिट्टो फिगर उठा के इसने क्या किया है, छाप दिया है इसमें क्वेश्चन में और बना दिया है सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप बड़ी बुक्स को नहीं पढ़ते हैं, उनसे डरते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपके लिए ये आई ओपनर है कि सीधा डिट्टो फिगर यहाँ पे इसको छाप दिया है और पूछ रहा है ए, बी, सी, डी,
अब आपको एक मैचिंग के फॉर्म में मिलाना है। अगर आपको पता ही था कि ए में क्या बताया था कि सबसे पहले एंट्रोपी ज़्यादा होगी, तो ए केस को क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? स्ट्रक्चर विथ हाईएस्ट एंट्रोपी, तो ए को हम सेकंड से मिला देंगे और आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ से इतना आंसर निकल गया और बाकी यहाँ पे हाईएस्ट एंट्रोपी थी, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मोल्टन ग्लोब्यूल बने थे, मतलब उनका कोलैप्स हो रहा था। यहाँ पे डिस्क्रीट वाले स्ट्रक्चर बने थे, फोल्डिंग इंटरमीडिएट, और यहाँ पर क्या था? नेटिव स्ट्रक्चर, मतलब डिट्टो लाइन वही छापा है। ठीक है? तो दो क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन था ये 2019 के जून में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये दिसंबर में पूछा गया है, जो कि बैक टू बैक एग्जाम आए में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। राइट? यहाँ तक स्टोरी क्लियर हो गई। अब हम इसके बाद और क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये सीएसआईआर नेट का क्वेश्चन है। ठीक है? ये कब का क्वेश्चन है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सीएसआईआर, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है जो नवंबर में एग्जाम हुआ था 2020 में, तो अब क्या हो रहा है कि जैसे आपको पता है कि एक फर्स्ट शिफ्ट में होता है और एक सेकंड शिफ्ट में होता है, तो जो ये सेकंड शिफ्ट का पेपर था ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है? तो आप देख लीजिए ये क्या पूछा है। एनफिसन एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने आपको पढ़ाया प्रोटीन फोल्डिंग का, इन अ क्लासिकल एनिफिसन प्रोटीन फोल्डिंग एक्सपेरिमेंट एंजाइमेटिकली एक्टिवेट राइबोन्यूक्लियस की स्टोरी थी। बीटा मरकेप्टो इथेनॉल और यूरिया को यूज किया गया था। याद आई बात? वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि क्या किया गया था इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। तो डायलाइज टू रिमूव द बीटा मरकेप्टोइथेनॉल सैंपल वाज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया गया। ट्रेस अमाउंट ऑफ बीटा मरकेप्टोइथेनॉल एडेड टू डायलाइज सैंपल। ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप भारी बातों को नहीं समझ पा रहे हो भैया कि डायलाइज सैंपल क्या है या कुछ भी क्या है, तो आपको इतना तो याद था ना कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था। अगर आप इसमें बुद्धि लगाना चाहेंगे तो आप कैसे लगाएंगे? इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उन्होंने? एक बार क्या किया था, यूरिया और जो आपका ये था क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूरिया था और क्या बोलते हैं बीटा मरकेप्टो इथेनॉल। तो एक बार इन्होंने जो किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा मरकेप्टो इथेनॉल को एक बार यूज किया, ठीक है, दोबारा उसको रिमूव कर लिया। यही तो कहानी थी। तो अब ऑप्शन को आप ट्रेस कर लीजिए किसमें क्या बोल रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है? द सैंपल वाज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। भाई कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने से तो नहीं मिल जाएगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है? इसके अलावा यूरिया को ही केवल ऐड किया जाए तो भी नहीं होगा। लेकिन हम जिसमें दोनों को देखिए आप, ठीक है, मतलब ट्रेस अमाउंट ऑफ बीटा मरकेप्टो इथेनॉल को ऐड कर दिया जाए और रिमूव कर दिया जाए, तो कुल मिला के यही तो स्टोरी थी। हालांकि यहाँ पे इन्होंने एक कंपोनेंट यहाँ पे नहीं दिया है, तो खैर कोई बात नहीं। जो भी है, ओवरऑल यहाँ पे तो जो आपका अच्छा आंसर आपको मिलेगा ये सीएसआईआर में होता है। आपको जरूरी नहीं है कि सारे आंसर एकदम डिट्टो मिल जाएंगे, आपको वहां पे वो ट्रेस करते हैं आप कितनी अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। मान लीजिए कि चार ऑप्शंस में कौन ज्यादा सही है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि या तो आप रिमूव करोगे दोनों कंपोनेंट को और ऐड करोगे। ठीक है? ट्रेस अमाउंट ऑफ बीटा मरकेप्टो इथेनॉल को ऐड किया गया और यहाँ पे रिमूव किया गया, तो ए और सी कहाँ दिख रहा है? यही तो दिख रहा है। तो ये आंसर क्या हो गया? सही हो गया। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है? अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है? और वो क्वेश्चन जो है वो आप ये देख सकते हैं। ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है? जो आप साइंटिस्ट के नाम से घबराते हैं, वैसे हालांकि मैचिंग में इजी था, ऐसा नहीं है कि आप इसमें एमिल फिशर को तो आप जानते ही होंगे। ठीक है? काफी पुराने साइंटिस्ट हैं। ठीक है? जब भी आप एंजाइम पढ़ते हैं तो फिशर का मॉडल पढ़ते हैं, लॉक एंड की, इससे मिला दीजिए बी का थर्ड से। तो हालांकि दो ऑप्शन में दे रखा है, वो भी जानते हैं, होशियार हैं, कि उनको पता है सीएसआईआर वाले को कि ये तो आप बीएससी से पढ़ते आ रहे हो, तो इसको हम क्यों फंसाएंगे आपको। ठीक है? अब जब आगे आपकी नॉलेज होगी, तो जैसे आपने एनिफसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो इन्होंने क्या किया था? स्ट्रक्चर ही तो बता रहे थे, सीक्वेंस स्ट्रक्चर बता रहे थे। तो डी को 4 से मिला दीजिए। ठीक है? यहाँ पर भी आपका दोनों ही ऑप्शन में मैच कर रहा है या तीनों ही ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है? फिर आपको पाउलिंग जब आप पढ़ेंगे तो अल्फा हेलिक्स से पढ़ते हैं, तो ए को आप सेकंड से मिला दीजिए, तो क्या होगा? ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये कितना इम्पोर्टेंट इन साइंटिस्ट का नाम है और एक्सपेरिमेंट है, जो इस बार इसमें 2 क्वेश्चन, मतलब एक ही साल में, हालाँकि मैचिंग के फॉर्म में, ये आपको 2 क्वेश्चन मिल गया। ठीक है? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है।
जो आपको हमेशा याद रखनी है। और अगर आप अल्फ़ा बीटा पढ़ते हैं तो आपको पाउलिंग भी मिल जाएँगे। तो अगर आप पाउलिंग ही केवल अगर आप याद रखते हैं तो ए का तो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है सेकंड। तो इसीलिए सारी चीज़ें जो हैं वो याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जो मैंने यहाँ पे कवर किया, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपको निश्चित एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, क्वेश्चन्स आपको यहीं से ही मिलेंगे, ठीक है? अब एक क्वेश्चन्स हम यहाँ पे और भी देख लेते हैं, जो कि ये जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डीबीटी जेआरएफ 2019 में पूछा गया था, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है? जैसे कि अभी आपने इस पूरे लेक्चर में हमने प्रोटीन फ़ोल्डिंग को पढ़ा और वहाँ पे हमने सीएफटीआर को पढ़ा। तो ये डीबीटी 2019 का पेपर है, जहाँ पे पूछा था, सिंपल सा इन्होंने पूछा है कि आयन ट्रांसपोर्ट चैनल के बारे में इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि विल बी मोस्ट अफेक्टेड फॉलोइंग म्यूटेशन इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टर। सीएफटीआर जीन में क्या हो रहा था? कौन से चीज़ का नहीं हो पा रहा था? तो याद है ना, क्लोराइड का नहीं हो पा रहा था। क्लोराइड आयन के चैनल में प्रॉब्लम हो रही थी, कौन से आयन में प्रॉब्लम हो रही थी? तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ में। अब मान लीजिए कल को कोई क्वेश्चन और बना के पूछ लिया कि इसमें क्या हुआ? तो इसमें म्यूटेशन हुआ तो कहाँ हुआ? जो हमने पढ़ाई किया, फेनाइलएलानिन पोज़ीशन पे हुआ। अब उससे भी ज़्यादा वो डीप में पूछेगा तो क्या पूछेगा? किस पोज़ीशन पे हुआ? तो हम 508 याद रखेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। अगर आप यहाँ पे और भी देखना चाहें, तो जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ कि प्रेऑन से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसी पेपर में, अगर मैं ये प्रेऑन डाल के सर्च करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये। ठीक है? ये यहाँ पे क्वेश्चन है, बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी डिज़ीज़ किससे कॉज़ होती है? तो ये जो होती है, ये प्रेऑन से होती है, ये मैं अपने प्रेऑन के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो ये सारी स्टोरी यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? और यहाँ पे आपको समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से आपको आगे कार्य करना है। ठीक है? तो जो भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं, उनको सीरियसली आप पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं बता रखा हूँ कि बहुत ज़्यादा पीछे तक नहीं जाना है, 2-2 बार एग्ज़ाम हो रहा है, तो बस आपको तो लिमिटेड ही यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे देखते रहना है। ठीक है? मतलब 2016-18 तक देख लीजिए, उतना सफिशिएंट है। बाकी आने वाले पार्ट में हम और टॉपिक को कवर करेंगे। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।